गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर 1 से संबंधित है। और ये सीडीपी के क्वेश्चंस होंगे 18 नवंबर 2012 का पेपर का। ठीक है, 18 नवंबर 2012 का पेपर का ये क्वेश्चन होगा। और इससे पहले हमने एक वीडियो सीडीपी के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में हमने पिछले वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। तो अंतर विषय अनुदेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। अंतर विषय शिक्षण या अनुदेशन की यदि बात करें तो इसमें जो है किसी एक विषय को जो है अनेक दृष्टिकोणों से सीखने की अवधारणा जो होती है, इसे ही हम अंतर विषय शिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या लाभ होता है ये देख लेते हैं। ऑप्शंस है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन तो सही दिख रहा है, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। लेकिन प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षक के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो ये नहीं होगा, ये गलत है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए, इसका जो है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो अंतर विषय अनुदेशन होती है, इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ यानी कि इसका सबसे अच्छा लाभ यह होता है कि किसी एक जो है विषय को अनेक दृष्टिकोण से जो है इसमें अनुप्रयोग करना, अनेक दृष्टिकोण से देखना जो है ये इसका लाभ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखिए, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में, ठीक है, अनेक संदर्भों में, बहु संदर्भों में इसका अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 ही इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी कि किसकी सिवाय। यहाँ पे देखिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सिवाय। ठीक है, तो सिवाय यानी कि आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन इसमें सर्च करनी है। तो देखिए, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पृथक्करण। ठीक है, ये जो है यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आपको दिख रही होगी, नेगेटिव टैग वर्ड, जिसमें आप कह सकते हैं सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है लेकिन पृथक्करण की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि सिवाय है तो आपको जो है नेगेटिव वर्ड को ही खोजना था, पृथक्करण यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। देखिए, उपागम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। समस्या समाधान उपागम यानी कि समस्या समाधान का तरीका का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, उपागम यानी कि तरीका। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या समाधान विशेष समाधान तरीका का जो है विशेष चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। क्या सही उत्तर प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका होता है? बिल्कुल भी नहीं, अनेक तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। कभी भी आपको किसी भी ऑप्शन में केवल वर्ड दिखे तो आप इसे समझ जाइएगा, ये जो है नेगेटिव टैग वर्ड होती है। ठीक है, तो यदि आपको लंबे ऑप्शन को पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो आप टैग वर्ड्स को देखने का प्रयास करें, जहाँ पे आपको टैग वर्ड्स दिखेंगे, जैसे कि केवल हो गया, नहीं है, तो ये सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, बिल्कुल भी नहीं। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है, तो समस्या जो है मौलिक होती है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ठीक है, यानी कि समस्या जो है, जो भी समस्या है उसी में उसका जो है सॉल्यूशन छुपा हुआ रहता है, इसके कहने का मतलब। ठीक है, तो समस्या कथन में जो है संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है।
तो देखिए नर्सरी कक्षा से जो है शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। ठीक है, तो देखिए छोटे बच्चे आते हैं नर्सरी क्लास में, आप देखते हैं लगभग जो है आपको 2 वर्ष से बच्चे या 3 वर्ष से आप कह सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो हैं आपको नर्सरी क्लास में देखने को मिलेंगे। 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो हैं। यहाँ पे देखिए नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए जो है सबसे अच्छा विषय हो जाएगा मेरा परिवार, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने परिवार के बीच में ही रहते हैं। छोटे बच्चे जो हैं अधिकतर अपने परिवार के संरक्षण में ही रहते हैं, परिवार से ही जो है वो सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी से कैसे व्यवहार करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है, बचपन में जो सीखते हैं वो सभी बच्चे जो है अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो परिवार से जो है यदि शुरुआत किया जाता है, इस विषय वस्तु को चुना जाता है, तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। वो जानते हैं कि मेरे परिवार में ये सदस्य हैं, ये पापा हैं, मम्मी है, दीदी है, भैया हैं, दादाजी हैं, दादी माँ हैं, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो यदि इन सब चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं चीज़ है, तो इसलिए उनको जो है परिवार से संबंधित ऑलरेडी नॉलेज है। तो आप इस प्रकरण से जो है उन्हें स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, तो उनको एक इंटरेस्ट जगेगी, वो जो है पढ़ने के लिए और जो है उनका जो है मन लगेगा। यदि ऐसा चीज़ों को आप पढ़ाने के लिए चूज कर दें जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, खुद बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है, वो तो वाला छोटे से बच्चे हैं। ठीक है, तो मेरा परिवार सबसे अच्छा यहाँ पे विषय वस्तु हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में जो है सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या वो जो है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने के लिए अनुमति देंगे, तो ये क्या समानता को वहाँ पे होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये एकदम से जो है भेदभाव वाली काम यहाँ पे हो जाएगी। एक शिक्षक जो है यदि भेदभाव करेंगे तो समाज तो उसी तरफ बन ही जाएगा। ठीक है, तो बल्कि जो समाज में जो पहले से चली आ रही जो मित व्ययी है, इनको दूर करने के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जो है जाति आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव पे इन सभी को जो है बिल्कुल भी क्लासरूम में के इन्वायरमेंट में, वातावरण में शामिल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से समूह गतिविधि कराएंगे तो ये गलत होगा। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली यदि कहानी सुनने से सिर्फ जो है सकारात्मक वातावरण वहाँ पे निर्मित नहीं हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन पॉजिटिव है, सकारात्मक अंत वाले बच्चों को कहानी सुनाने से वो जो है सकारात्मक चीज़ों को सीखेंगे, अच्छी बात है। सब कुछ उन्हें सिखाना ज़रूरी होता है, सकारात्मक नकारात्मक अंत वाली कहानियाँ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वातावरण, कक्षा के वातावरण की बात हो रही है निर्मित करने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सुइटेबल नहीं होगा। ठीक है, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। क्या बच्चा को जो है अभिवादन करने से सकारात्मक वातावरण कक्षा में बनेगी? नहीं। तो एक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई बच्चा अमीर हो सकता है, कोई बच्चा गरीब हो सकता है, कोई बच्चा जो है समाज में पिछड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो उस आधार पर विभेद नहीं करना है और प्रत्येक बच्चे को जो है उन्हें जो है समान रूप से लेना है और प्रत्येक बच्चे के लिए जो है उनको विकास के लिए, उनके भविष्य के विकास के लिए जो है समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 4 ही राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चे जो है कोई भी कार्य करते समय बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। ठीक है, तो एक बात आप पहले ही ध्यान में रख लें कि बच्चा जो है यदि त्रुटियां करे तो उन्हें डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, उन्हें जो है कुछ भी जो है दंडनीय यानी कि दंड नहीं देना है। ठीक है, तो
उन्हें क्या करना है। यदि वो त्रुटि कर रहे हैं तो सबसे पहले तो है उन्हें हेल्प करना है, वहाँ पे सुधार करना है, उनको जो है बताना कि है कि ये इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है, छोटे बच्चे हैं, वो बी को जो है वो डी लिख रहा है, तो उसको समझाना होगा आपको कि बी जो है ऐसा होता है, ये जो आप लिख रहे हैं ये डी है, ऐसा नहीं लिखिए, बी ऐसा लिखिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर आप कुछ उसका जो है जहाँ पे भी वो गलती कर रहा है उस पार्टिकुलर चीज़ पर जो है ध्यान उसका केंद्रित कराकर उसको बताना कि ये ऐसे होता है, तो हमेशा के लिए वो याद कर लेगा। जैसे कि होता है ना, एक शिक्षक जो है हम लोग को भी, जैसे हम लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे लोग, तो कुछ शिक्षक बताते थे तो वो बहुत दिनों तक हम लोग को याद हो जाता था। तो इसी प्रकार से है, इसी प्रकार से होती है उनके साथ भी। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक आप हैं तो आपका भी वही दायित्व बनता है कि बच्चे यदि गलती करें तो उनका सुधार आप करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए पहले ही दिया गया कि नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ध्यान जो है नहीं देना चाहिए, तो नहीं दिखते ही मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टैग वर्ड है, आप इस ऑप्शन को काट लेंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी है कि अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम पूरा करना मकसद नहीं होता है, मेन मकसद होता है कि बच्चा ने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। यदि बच्चे जो हैं कुछ आपसे सीख गए तो वही आप जो है अपने कार्य में सफल हो गए एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो देखिए त्रुटि को सुधारने में जो है क्या होगा कि बहुत अधिक समय लगेगा और इसे जो है शिक्षक थक जाएंगे, तो इसलिए सुधार नहीं करना चाहिए। तो ये भी नहीं है, गलत है ये भी, ठीक है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो यानी कि जो है शिक्षक खुद से माफ़ कीजिएगा, बच्चे खुद से सुधार सकते हैं, इसके लिए जो है शिक्षक को तुरंत उन्हें नहीं बताना चाहिए कि ये जो है आप गलती कर रहे हैं, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये नहीं बताना चाहिए, क्या ये ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि यदि त्रुटि को जो है आप सुधार नहीं पा रहे हैं और आप जो है आपसे बच्चा ने यदि कुछ सीखा नहीं तो आपका शिक्षक होना जो है असफल रह जाएगा। और यदि आपसे बच्चा कुछ सीख गया तो वो आपका जो है आप एक शिक्षक के कार्य में जो शिक्षा देने के आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल हो गए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी दिया गया है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वो, तो देखिए मोनिका एक गणित की शिक्षिका है, उन्होंने एक बच्चे को उठाया जिसका नाम था राधिका, ठीक है। राधिका से जो है उन्होंने प्रश्न पूछा, राधिका जो है उत्तर देने में असमर्थ रही, यानी कि उसने जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं वो बता पाई, ठीक है। उसके पश्चात उन्होंने यानी कि मोनिका जो है शिक्षिका है, इन्होंने मोहन को उठाया, उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा और लेकिन मोहन भी जो है उसने कोशिश किया लेकिन वो जो है उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा था, यानी वो भी उत्तर जो है नहीं बता पा रहा था, ठीक है। तो वो अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है, यानी कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसको आसान भाषा में उसने बदल दिया। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है, आपके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए ऑप्शन है, अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं। क्या मोनिका अपने सवालों के प्रति जो है घबरा गई हैं जो शिक्षिका है, नहीं, गलत है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। तो देखिए ये हो सकता है क्योंकि वो जब उन्होंने जो है राधिका से प्रश्न किया, जो लड़की थी उनका प्रश्न को उन्होंने जो है आसान बनाने का कोशिश नहीं किया, उन्होंने अपने शब्दों में बदलाव नहीं किए। लेकिन जब उन्होंने मोहन से क्वेश्चन पूछा तो जब वो बताने के लिए संघर्ष कर रहा था उस समय उन्होंने जो है शब्दों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो ये हो सकता है। अदर पे ऑप्शन देख लेते हैं, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, नहीं,
इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकंड ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा से यही सही है। मोहन का पक्ष लेकर जो है लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मोहन के प्रश्नों को आसान बनाने का प्रयास किया, वहीं पे उन्होंने राधिका के प्रश्नों को जो है उन्होंने आसान बनाने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे भेदभाव हुआ और करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन 23 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो देखिए ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। तो एक सशक्त विद्यालय जो है अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। क्या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, स्मृति को, या अनुशासित स्वभाव को। तो इसमें देखिए करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए ये आती है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है खास करके ये CDP के क्वेश्चंस नहीं है, देखा जाए तो ये जो है हिंदी पेडागोजी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है भाषा का वो होती है स्वनिम। ठीक है, याद रखेंगे स्वनिम। ठीक है, सबसे भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्वनिम। ठीक है, ऑप्शन 1 ही राइट है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बुद्धि लब्धांक जो है किससे संबंधित होते हैं, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ये जो है शैक्षणिक निष्पादन से, शैक्षणिक जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है इससे किस तरह से संबंधित होते हैं, तो उच्च रूप से। ठीक है, उच्च रूप से यह संबंधित होते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। यदि बच्चा का जो है बुद्धि लब्धांक जो है उच्च है तो वो जो है उसका परफॉर्मेंस एजुकेशन में अच्छा दिखेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो है निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पे देखिए क्या देता है, ऑप्शन से आपके संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या बताती है कि जो संवेगात्मक बुद्धि है बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है या विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत का जो है निहितार्थ, ठीक है, यहाँ पे देता है सिवाय बोला गया है। ठीक है, तो किसके अलावा, ठीक है, किसके अलावा जो है ये सभी सिद्धांत देते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो ये आपका जो है ये सिद्धांत देती है। ठीक है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा ही सिर्फ थोड़ी ही ना किया जाता है, तो इसके सिवाय यही सही होगा। इसमें विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है ये नहीं आएगा आपका कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है, ये आपका नहीं होगा, यानी कि इसके सिवाय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 27, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। तो देखिए सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली होगा यहाँ पे। ठीक है, अधिगम शैलियाँ होगा, अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो देखिए सीखने के लिए जो आकलन है इसमें जो है विद्यार्थियों की त्रुटियाँ देखी जाती हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ देखी जाती हैं, विद्यार्थियों की क्षमताएं देखी जाती हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता क्या है इसको जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है।
तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1 विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 28 है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, ठीक है, यानी कि जुड़वा भाई हैं, दोनों भाइयों को जो है एक जो है अमीर घर में चला गया और एक जो है निर्धन परिवार यानी कि गरीब घर में चला गया, ठीक है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो देखिए, एक बच्चा जो है अमीर परिवार में पल बढ़ रहा है और एक बच्चा जो है गरीब परिवार में पल बढ़ रहा है और दोनों जो है जुड़वा भाई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनका जो है बुद्धि लब्धांक क्या होगा 1 साल के बाद पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस हैं, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्या जो गरीब घर का लड़का है वो अधिक अंक प्राप्त करेगा अपने एग्जाम में। दूसरा है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तीसरा है आपका, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए आपको आंसर पता चल ही क्या होगा। इसमें क्या होगा कि देखिए तो धनी होना यानी कि अमीर होना, गरीब होना, ये आपका जो है अंक लाने पर जो है ये कोई प्रभाव नहीं डालता है। डिपेंड करता है कि बच्चा ने जो है किस तरह से पढ़ा, किस तरह से जो है कितना उसने मेहनत किया, ठीक है। ये सभी चीज़ें फैक्टर जो है इसमें इफेक्ट डालती है। ये नहीं है कि आप कि जो बच्चा जो है वो धनी परिवार में पल रहा है, अच्छे अच्छे चीज़ें खा रहे हैं, या फिर जो गरीब परिवार का है उसे जो है सूखा रोटी मिल रही है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो है ये धनी होना यानी कि पैसा, सिंपल सीधी आप बात कहें तो पैसा जो इसमें कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका आपको पता चल ही गया होगा। ऑप्शन सेकेंड होगा कि इसमें जो है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। भले वो किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, उसका जो है लेवल जो है इकोनॉमिकल लेवल जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो सीखने के लिए अधिकतम रूप से कौन सा अभिप्रेरित करता है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, आपने जो है या तो बहुत सरल लक्ष्य को प्राप्त किया, चूज किया, या फिर आपने जो है कठिन लक्ष्य को चूज किया। क्या इससे जो है प्रेरणा मिलेगी सीखने के लिए? नहीं, ये गलत हो जाएगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि बिल्कुल सही है। यदि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों में बच्चा का इंटरेस्ट है, उसने उस चीज़ को चुना है, उस लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करना चाहता है, तो किसी भी जो है हाल में प्राप्त कर ही लेगा, ठीक है। तो यानी कि उसका जो है व्यक्तिगत एक संतुष्टि होना चाहिए। जैसे आप अभी टीचर बनना चाह रहे हैं, आपके अंदर जो है एक संतुष्टि होना चाहिए, मुझे जो है शिक्षक ही बनना है, मुझे जो है आगे इतना मेहनत करके जो है मुझे शिक्षक बन ही जाना है, और आप जो है इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आप जो है अंदर से एकदम से जो है खुश हैं कि मैं एक दिन एक शिक्षक बनूंगा या बनूंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लिए जो है आप इंटरेस्टेड हैं, आप जो है अपने लक्ष्य से संतुष्ट हैं, तभी जाकर जो है आप सीखने के लिए जो है अभिप्रेरित हैं। यानी जो है आपको कोई भी जो है बाह्य मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ही होगा, ठीक है। बाह्य कारक नहीं होगा और सफलता से बचने के लिए भी प्रेरणा नहीं होगा, ऑप्शन सेकेंड ही सही है। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये होगा क्वेश्चन 30। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। तो देखिए ऑप्शन से 15, 12, 8, 14। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए, और यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया मानसिक आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो है वो है बुद्धि लब्धि का आप लगाएंगे, बुद्धि लब्धि b समझ लीजिए इक्वल्स टू जो है आपका मानसिक आयु जो है m, और
अपन वास्तविक आयु जो रियल आयु है उनका और इंटू 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मानसिक आयु अपन रियल आयु इंटू 100, ठीक है। तो मानसिक आयु m को हम लोग को निकालना है, रियल आयु जो है वो कितना है 16 है, और बुद्धि लब्धांक यहाँ पे दिया गया है आपका 75, ठीक है। तो 75 यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 75 इंटू 16 अपन 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे यहाँ पे 75 इंटू 16 अपन 100, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 वर्ष आपका आ जाएगा। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 12 वर्ष। तो ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया, यानी कि सेकेंड में दिया गया है। तो देखिए हमने जो है सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस थे 18 नवंबर 2012 का पेपर का उसे कंप्लीट कर लिया है, और इससे आगे हम लोग जो है ईवीएस के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, और हमने इसी प्रकार से और भी सेट सॉल्व कर रखे हैं। 2011 के क्वेश्चन पेपर से ही हम लोग सॉल्व करना शुरू किए हैं, और यदि आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।